मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे समाज, जो कि आपके आने वाले पेपर जैसे यूपी पीजी टीजीआरसी बीए फर्स्ट ईयर इत्यादि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देखते हैं समाज क्या होता है। समाज शास्त्र में समाज यानी कि सोसाइटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है। इसे भली भांत समझकर ही समाज शास्त्र को ठीक से समझा जा सकता है। यानी कि जब हम समाज को अच्छे से समझ लेते हैं तभी हम समाज शास्त्र में समाज को समझ पाएंगे। जब समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक होता है। यानी जब हम समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं तो ऐसी दशा में समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक समझा जाता है। समाज न केवल व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। यानी जो समाज है वो केवल व्यक्तियों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों में भी पाया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। यानी जहाँ जीवधारी पाए जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो या पक्षी हो, वहाँ समाज पाया जाता है। समाज शास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोसाइटी। बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में देखें, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, तो समाज का प्रयोग हम व्यक्तियों के समूह के लिए कर देते हैं। जैसे किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। समाज शब्द का प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने समाज का प्रयोग समूह के रूप में किया तो किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में ही समाज को परिभाषित कर दिया। इसी वजह से समाज के अर्थ में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। यानी जब हम समाज शास्त्र में समाज को देखते हैं तब इसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, जहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। यानी हम समाज शास्त्र में देखते हैं तो समाज शास्त्र में समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक जो संबंध हैं, इसके आधार पर जो निर्मित व्यवस्था है उसको समाज कहा जाता है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यानी जो व्यक्ति है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है और सामाजिक संबंध स्थापित करता है। ये लोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। यह सब कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इनमें कुछ पारस्परिक अपेक्षाएं भी सम्मिलित होती हैं। इन सबको मिलकर बनने वाली व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। आपके संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को समाज कहा है। यानी मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बाना कहा है, और आपने कहा है कि जो समाज है वो सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था है। समाज नामक अवधारणा में सामाजिक संबंधों की प्रधानता के कारण इनको समझ लेना भी आवश्यक है। जो समाज नामक अवधारणा है, इनमें सामाजिक संबंधों की प्रधानता के कारण जो सामाजिक संबंध है इसको समझ लेना आवश्यक होता है। सामाजिक और भौतिक संबंधों के बीच एक प्रमुख अंतर पाया जाता है। यानी जो सामाजिक संबंध हैं और भौतिक संबंध हैं, इनके बीच एक प्रमुख अंतर पाया जाता है और वह है पारस्परिक जागरूकता।
सामाजिक संबंधों का प्रमुख आधार पारस्परिक जागरूकता होता है। भौतिक संबंधों में इस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम उदाहरण के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। जैसे एक टेबल पर टेबल लैंप, किताबें, डायरी, पेन, पेंसिल आदि रखते हुए इन सब का टेबल के साथ एक संबंध अवश्य है। इसी प्रकार आग और धुएं तथा सूर्य और पृथ्वी का संबंध है, परंतु यह संबंध सामाजिक संबंध नहीं है, क्योंकि इनमें मानसिक दशा का अभाव पाया जाता है। इनका तात्पर्य यह है कि टेबल के ऊपर रखी हुई वस्तु की उपस्थिति से टेबल अपरिचित है और किताब, पेन, पेंसिल आदि टेबल की उपस्थिति से अपरिचित है। इसी प्रकार पृथ्वी, सूर्य और आग धुएं की उपस्थिति के प्रति जागरूक नहीं है, यानी जो पृथ्वी और सूर्य है वो आग और धुएं की उपस्थिति के प्रति जागरूक नहीं है। इन सब में पारस्परिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है, यानी जो सूर्य है, पृथ्वी है, आग है और धुआं है, इन सब के बीच जो पारस्परिक जागरूकता है इसका अभाव पाया जाता है। इस पारस्परिक जागरूकता के बिना कोई भी संबंध सामाजिक संबंध नहीं हो सकता है और सामाजिक संबंध के बिना समाज नहीं हो सकता है। जहाँ सामाजिक संबंध यानी सामाजिक प्राणी व्यक्ति पारस्परिक रूप से जागरूक रहते हैं, यानी जहाँ सामाजिक प्राणी जो व्यक्ति होता है पारस्परिक रूप से जागरूक रहता है और रहते हुए एक दूसरे की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करता है, वहीं समाज पाया जाता है। पारस्परिक जागरूकता के आधार पर ही किसी संबंध को सामाजिक संबंध कहा जा सकता है, यानी जो पारस्परिक जागरूकता होती है इसके आधार पर ही हम किसी संबंध को सामाजिक संबंध कह सकते हैं। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। और सामाजिक संबंध जो होते हैं समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकाइबर और पेज के शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब हम समाज की कुछ परिभाषाओं पर विचार करेंगे। एक विचारक हैं पार्सन्स। पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साध्य साधन संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, चाहे वो यथार्थ में हो या प्रतीकात्मक में। यानी जो पार्सन्स हैं वो कह रहे हैं कि जो समाज होता है वो मानव के उन संबंधों से परिभाषित किया जा सकता है जो साधन या साध्य रूप में क्रिया करके प्राप्त होते हैं, चाहे वो यथार्थ हो या वो प्रतीकात्मक रूप में। पार्सन्स की इस परिभाषा में क्रिया को विशेष महत्व दिया गया है और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में किए गए कार्य को ही क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया के लिए परिणाम स्वरूप उत्पन्न संबंधों को ही सामाजिक संबंध कहते हैं, यानी जो क्रियाएं की जाती हैं उनसे जो सामाजिक संबंध उत्पन्न होते हैं उसको हम समाज कहते हैं। और इन सामाजिक या मानवीय संबंधों से बनने वाले संपूर्ण जटिलता या व्यवस्था को समाज कहा जाता है। गिडिंस के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, अनौपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध हैं। यानी जो गिडिन समूह कह रहे हैं कि जो समाज है वो स्वयं में एक संघ है, एक संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं या संबंध रहते हैं। इस परिभाषा में समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना जाता है। यानी जो गिडिन्स की परिभाषा है उनमें समाज के लिए सबसे सहयोगी जो है वो संबंध है जो व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है, यानी जो एक अन्य विचारक हैं र्यूटर, उनके अनुसार जो समाज है वो एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के मध्य पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को ही
समाज माना गया है, जो कि अमूर्त व्यवस्था है। समाज की अवधारणा मैकाइवर और पेज के अनुसार, यानी समाज की क्या अवधारणा है, ये हम मैकाइवर और पेज के अनुसार देखेंगे। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों की तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। यानी मैकाइवर और पेज कह रहे हैं कि जो समाज है वो सामाजिक रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूह तथा विभागों की, मानव व्यवहारों के नियंत्रण की तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। और इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होते रहता है। यानी जो समाज है वो हमेशा बदलते रहता है और परिवर्तित होते रहता है। आपने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल अवश्य कहा है, लेकिन साथ ही उन आधारों अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों का भी उल्लेख किया है जिनकी सहायता से समाज संबंध या जो सामाजिक संबंध हैं एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं, एक सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर मैकाइवर एवं पेज ने समाज के निम्नलिखित महत्वपूर्ण आधारों या तत्वों पर प्रकाश डाला है, जिसमें सबसे पहला आधार है रीतियाँ। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार हैं। जो रीतियाँ हैं या प्रथाएं हैं वो सामाजिक प्रतिमान है, वो समाज का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण का आधार के रूप में कार्य करती हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से समाज जो संबंधित है अनेक रीतियाँ पाई जाती हैं। जो समाज है सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जिनमें अनेक रीतियाँ पाई जाती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियाँ। ये रीतियाँ व्यक्तियों को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं। इनके विपरीत आचरण करने या व्यवहार करने पर व्यक्ति को या लोगों को आलोचना का पात्र बनना पड़ता है, कभी कभी दंड भी दिया जाता है। यानी जो समाज में रीतियाँ हैं, अगर इसके विरुद्ध कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या होता है, आलोचना का वो पात्र बनता है और उसे दंड दिया जाता है। समाज के आधारभूत तत्व में दूसरा है कार्य प्रणाली। मैकाइवर एवं पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणाली को संस्थाओं के नाम से पुकारा है। यानी जो मैकाइवर और पेज है उन्होंने कहा है कि जो सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियाँ हैं वो संस्था है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यानी जो संस्था है, संस्था के माध्यम से ही जो एक समाज विशेष के लोग होते हैं वो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्य को पूरा करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं समानतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती हैं। जो एक समाज होता है उनमें जो सभी क्रियाएं होती हैं, जो समाज की कार्य प्रणालियाँ होती हैं, इन्हीं के अनुरूप करते हैं, इन्हीं से नियंत्रित होती हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष कार्य प्रणालियाँ होती हैं जो अन्य समाजों की कार्य प्रणालियों से भिन्न होती हैं। यानी जो समाज होता है, प्रत्येक समाज का अपना अपना अलग अलग कार्य प्रणाली होता है जो अन्य समाजों से भिन्न होता है। समाज के आधारभूत तत्व में तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है अधिकार। अधिकार या सत्ता को ही प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो सत्ता है या प्रभुत्व है उसको ही हम अधिकार के रूप में जानते हैं। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज दिखलाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हों। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य स्थान
और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। यानी जो कुछ लोग होते हैं उनको समाज का सत्ता बनाए रखने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है, और अगर इस अधिकार को नहीं दिया जाता है तो इसके अभाव में समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने में दिक्कत होगी या कठिनाई होती है। समाज के आधारभूत तत्व में चौथा सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत तत्व है पारस्परिक सहायता। यह समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तब तक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। समाज के आधारभूत तत्व में पांचवा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है समूह या विभाग। समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उप विभागों से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय आदि अनेक समूह एवं विभाग हैं जिससे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। छठवां आधारभूत तत्व है मानव व्यवहार के नियंत्रण। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। यदि व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जाए और व्यक्ति को उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए तो समाज में व्यवस्था का बना रहना असंभव होगा। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वच्छंद या मनमाने तरीकों से व्यवहार करने लगेंगे और आदर्श शून्यता या विचलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समाज विघटित होने लगेगा। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। सातवां आधारभूत तत्व है स्वतंत्रता। समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। जहाँ व्यक्तियों में या समाज में व्यक्ति के व्यवहार को अनौपचारिक और अनौपचारिक साधनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहाँ उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान भी करना आवश्यक होता है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समुचित विकास कर सकता है और समाज की प्रगति कर सकता है। अर्थात कि अगर हम समाज में कुछ निश्चित जो औपचारिक और अनौपचारिक साधन है उसके द्वारा नियंत्रित करते हैं तो कुछ स्वतंत्रता देना भी आवश्यक होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के समुचित विकास होता है या व्यक्ति में समुचित विकास होता है और व्यक्ति के विकास से ही समाज की प्रगति होती है या समाज के प्रगति में योग दे सकते हैं। मैकाइवर और पेज की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसी 7 आधार हैं। जो समाज है इसके 7 आधार हैं, परंतु साथ ही समाज के लिए 3 बातों का होना भी आवश्यक है। सबसे पहला बात व्यक्तियों की बहुलता, दूसरा उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंध और तीसरा है अंतःक्रिया। मानव समाज की प्रमुख विशेषताएं, यानी जो मानव समाज है इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज, यानी कि अगर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं रहेगा तो ना ही सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना समाज। जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जा सकती। अगर हम समाज में रहते हैं और एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं तब तक समाज में जागरूकता नहीं पाई जाती है और अंतःक्रिया भी नहीं हो सकती है। इस जागरूकता के अभाव में वे न ही तो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और न ही प्रभावित करेंगे।
अर्थात उनमें अंतःक्रिया नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। समाज की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी जहाँ व्यक्तियों का समूह एक साथ रहते हैं उसको हम समाज नहीं कह सकते हैं, बल्कि व्यक्तियों के समूह में जो संबंध उपस्थित होते हैं या जो संबंध रहते हैं उसको हम सामाजिक संबंध को हम समाज कहते हैं। सामाजिक संबंध अमूर्त है, इन्हें न तो देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है। जो समाज है उसमें जो सामाजिक संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं, उनको ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, इनको केवल अनुभव कर सकते हैं। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त होता है। यह तो अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। जो समाज है वो अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था। राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह तो समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। यानी जो राइट्स हैं वो कहते हैं कि जो समाज है ये व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह के व्यक्ति के बीच जो संबंध हैं उनकी व्यवस्था है। र्यूटर ने लिखा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी जो र्यूटर हैं वो लिखते हैं कि जीवन एक वस्तु नहीं है, जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज जो है वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। अतः स्पष्ट है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज मानव समाज की प्रमुख विशेषता में समाज में समानता एवं असमानता, समानता एवं असमानता दोनों ही समाज के लिए आवश्यक तथ्य हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी समाज जो मानव समाज है उसमें समानता और असमानता भी पाई जाती है जो एक दूसरे के पूरक हैं। समाज की विशेषताओं में समाज में जो समानता है वह किस रूप में देखते हैं, चलिए देखते हैं। जब एक लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना होती है तब उनका एक दूसरे से संबंधित होना या इकट्ठा रहने का प्रश्न नहीं उठता है। यानी जब समाज में समानता पाई जाती है तब वहाँ पे एक दूसरे को संबंधित रहने या इकट्ठा रहने का प्रश्न नहीं उठता है। ऐसी स्थिति में समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता है। जो लोग कुछ मात्रा में शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से समान है, यानी कि जो शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से कुछ मात्रा में समान है तथा जो एक दूसरे के निकट है, उन्हीं में समाज पाया जाता है। यानी जो कुछ लोग हैं शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से समान होते हैं तथा एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हीं में समाज पाया जाता है। दूसरा है समाज में असमानता। समाज में असमानता, समाज में समानता के साथ साथ असमानता भी पाई जाती है। मैं कई बार तक पेज के अनुसार यदि लोग पूर्णतः समान होते तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों के जैसे काफ़ी सीमित होते। यानी जो चींटियां हैं और मधुमक्खियां हैं, अगर समाज में लोग एक जैसे होते तो इनके संबंध इन्हीं के जैसे होते। ऐसी दशा में उनमें आपसी लेन देन या पारस्परिक आदान प्रदान बहुत कम होती। यानी जो समाज है अगर मधुमक्खी और चींटियों के जैसा होता तो उनमें आपस में लेन देन या पारस्परिक जो आदान प्रदान की वस्तु है वो सब कम होती। वे एक दूसरे को बहुत कम सहायता दे पाते। समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, बदले में कुछ ना कुछ देते रहते हैं। यानी जो समाज है उसमें असमानताओं के कारण ही प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से कुछ लेता रहता है और बदले में कुछ देता रहता है। यह बात परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाई जाती है। समाज में कई प्रकार के विभेद या असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे लिंग भेद, शारीरिक बनावट संबंधित भेद,
स्वभाव या प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता या क्षमता संबंधित भेद। यह असमानता समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को जन्म देती है, जो समाज की प्रगति की ओर ले जाता है, यानी जो समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। समाज की चौथी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है या विशेषता है समाज में सहयोग एवं संघर्ष। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में पाई जाती है। जैसे सहयोग प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार होता है। परिवार, राजनीति, आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में हर समय सहयोग देखने को मिलता है, यानी जो सहयोग है वो समाज का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है या समाज को सफलता दिलाने का महत्वपूर्ण आधार होता है। परिवार, राजनीति, आर्थिक, धार्मिक या विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में सहयोग हर समय दिखने को मिलता है। सहयोग के अभाव में न तो कोई परिवार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और न ही कोई राजनीतिक दल अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चुनाव में कई राजनीतिक दलों की हार हो जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके सदस्यों में सहयोग का अभाव पाया जाता है। किसी भी कार्य में सफलता सहयोग पर ही निर्भर करती है, यानी जब एक दूसरे में सहयोग रहेगा तभी सफलता जो है मिलती है। दूसरा है संघर्ष। समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। संघर्ष का प्रमुख कारण कुछ शारीरिक या व्यक्तिगत भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, विरोधी स्वार्थ या स्वार्थों का टकराना एवं तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन है। यानी जो समाज है इनमें जो संघर्ष देखने को मिलता है, इनका प्रमुख कारण है शरीर या व्यक्तिगत भिन्नताएं, या जो शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, विरोधी स्वार्थ होता है या स्वार्थों का जो टकराना होता है एवं तीव्र गति से होने वाले जो सामाजिक परिवर्तन हैं उस समाज में संघर्ष का कारण बनते हैं। यह समाज और एक दूसरे की संस्कृति में भी अंतर डालते हैं, यानी जो ये संघर्ष हैं वो समाज और इनके एक दूसरे की संस्कृति में भी अंतर डालते हैं। साथ ही लोगों या समूहों को एक दूसरे के विपरीत स्वार्थ भी होता है, यानी जो साथ में लोग रहते हैं या जो समूह होता है इनका एक दूसरे के विपरीत स्वार्थ भी होता है। अर्थात कई बार अपने स्वार्थ के टकराने की वजह से विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, स्वार्थ एवं सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। यह संघर्ष कभी प्रत्यक्ष रूप से जैसे मारपीट कर हिंसा व लड़ाई झगड़े के रूप में हो सकता है, तो कभी शीत युद्ध के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से भी देखने को मिलता है। पांचवा, समाज अन्योन्याश्रिता पर आधारित होता है। अन्योन्याश्रिता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अन्योन्याश्रिता समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। मनुष्य को अपनी प्राणी शास्त्रीय या शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने और उन पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी आदिम से आदिम और छोटे से छोटे एवं सरल से सरल प्रकार के समाजों में ही व्यक्ति को यौन इच्छाओं या यौन संतुष्टि, शिकार एवं जीवन रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आधुनिक जटिल समाज में न तो श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्य की और साथ ही समाज में विभिन्न अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता और बढ़ गई है। यानी कि जो समाज है उसमें अन्योन्याश्रिता जो है बहुत ही आधारित होती है। इसमें अगर आदिम समाज में ही हम देखें तो छोटे से छोटे जो सरल से सरल आवश्यकता होती है उनमें भी एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे यौन संतुष्टि, शिकार, जीवन रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन आधुनिक समाज में समाज इतना जटिल हो गया है और श्रम विभाजन बढ़ गया है, जिसकी वजह से मनुष्य और समाज एक दूसरे के अंगों पर या एक दूसरे के साथ निर्भरता और बढ़ गई। यानी जो मनुष्य है या समाज है उनका एक दूसरे के साथ या एक दूसरे पर निर्भरता और बढ़ गई है। छठवां सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है।
समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सदैव परिवर्तनशील प्रकृति है। यानी जो समाज है इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी प्रकृति में सदैव जो है बदलाव होते रहता है। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आते रहता है। व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिकाएं बदलती रहती हैं। पारस्परिक अपेक्षाओं से भी समय के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं। यानी जो पारस्परिक अपेक्षाएं होती हैं उनमें भी समय के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं। कोई भी समाज आज ठीक जैसा रहता है वैसा आगे नहीं रहता है। जैसा वो 1000 वर्ष पहले था या 1000 वर्ष पश्चात होगा वैसा वो आज नहीं रहता है। भारत का वैदिक कालीन समाज आधुनिक समय से जटिल औद्योगिक समाज से काफ़ी भिन्न था। जो भारत का वैदिक कालीन समाज था वो आधुनिक कालीन समाज से काफ़ी जटिल था और काफ़ी भिन्न था। स्पष्ट है कि समाज सदैव परिवर्तनशील होते रहता है। साथ ही समाज एक जटिल व्यवस्था जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से निर्मित या गुथी हुई है। एक ही व्यक्ति सैकड़ों व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। जब एक व्यक्ति अपने अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में बंधा होता है तो ऐसी स्थिति में निर्मित होने वाली व्यवस्था निश्चित रूप से जटिल होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता है। समाज केवल मनुष्यों तक ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। यानी जो समाज है वो केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों इत्यादि में भी पाया जाता है। मैकाइवर एवं पेज ने ठीक ही कहा है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज होगा। यानी जहाँ जीवन है, जहाँ जीवित प्राणियाँ रहते हैं वहाँ समाज जरूर होता है। इनका तात्पर्य यह है कि सभी जीवधारी को अपने अपने समाज होते हैं। यानी जो सभी जीवधारी होते हैं उनका अपना अपना समाज होता है। जैसे चींटियों, मधुमक्खियों, हाथियों, नर वानरों एवं पशु पक्षियों के भी अपने अपने समाज होते हैं। इनमें सामाजिक जीवन की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इतना अवश्य है कि जीवन की निम्नतम स्तर वाले जीवधारी में सामाजिक जागरूकता बहुत कम और सामाजिक संपर्क बहुत ही अल्पकालीन होते हैं। जहाँ सामाजिक या पारस्परिक जागरूकता का अभाव होता है वहाँ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाज के मूलभूत तत्व किंग्सले डेविस के अनुसार, यानी जो एक समाजशास्त्री हैं किंग्सले डेविस, इनके अनुसार समाज के मूलभूत तत्व क्या हैं। सभी समाजों में चाहे पशु समाज हो या मनुष्य समाज हो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने अपने सदस्यों को एक दूसरे के निकट समूह में लाते हैं और ये तत्व समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। जो किंग्सले डेविस हैं वो कह रहे हैं कि सभी समाज में चाहे पशु समाज हो या मनुष्य समाज हो उनमें ऐसा तत्व होता है जो अपने अपने सदस्यों को एक दूसरे के निकट समूह में लाते हैं और ये सभी तत्व अनिवार्य रूप से समाज में पाए जाते हैं। पहला, सभी समाजों के लिए प्रथम आवश्यकता सदस्यों के संगठन का एक स्तर होना है। यानी आकस्मिक रूप से जीवों का एकत्रित हो जाना समाज नहीं होता या संगठित हो जाना समाज नहीं कहलाता है। जब प्राणी भौगोलिक पर्यावरण के कारण अपने शारीरिक अस्तित्व के लिए तथा अपने सम्मान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे हम समाज कहते हैं या संगठन कह सकते हैं। जब बहुत से प्राणी मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता पहुंचाते हैं तब समाज का वास्तविक आधार निर्मित होता है। सभी प्रकार के समाजों में चाहे वो पशु समाज हो, पक्षी समाज हो या मानव समाज हो, प्रत्येक के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। यानी कोई भी समाज हो, चाहे पशु समाज हो, पक्षी समाज हो, मानव समाज हो, प्रत्येक के लिए जनसंख्या का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या को बनाए रखने हेतु समाज को अपने सदस्यों की 3 प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, जिसमें प्रथम आवश्यकता है इसे अपने सदस्य के लिए खान पान की व्यवस्था करनी होती है। भोजन के अभाव में समाज के सदस्यों का जीवन खतरे में रहता है, उनके अस्तित्व की समस्या खड़ी हो जाती है। यानी कि अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हम मर जाते हैं और हमारे अस्तित्व को जो है खतरा हो जाता है। इसलिए प्रत्येक समाज को अपने सदस्य के लिए खान पान का व्यवस्था करना होता है। दूसरा,
प्राकृतिक बाधाओं तथा अन्य पशुओं से समाज को अपने सदस्यों को बचाना पड़ता है, यानी सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है, वरना समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तीसरा, समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक समाज में प्रजनन या संतानोत्पत्ति का भी निरंतर चलना रहता है। यानी तीसरी आवश्यकता है कि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाज में बच्चों को जन्म देना या प्रजनन करना जो है निरंतर चलते रहता है, वरना समाज में सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी और धीरे धीरे समाज खत्म हो जाएगा। समूह सहयोग के लिए किसी न किसी रूप में, चौथी विशेषता है समूह सहयोग के लिए किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन या सदस्यों में विशेषीकरण आवश्यक है। श्रम विभाजन अपने सदस्यों में स्थिति और कार्य का वितरण करती है, यानी जो श्रम विभाजन है वो अपने सदस्यों में स्थिति और कार्य के विवरण को देखती है। विशेषीकरण की मात्रा किसी समाज में कम तथा किसी समाज में अधिक हो सकती है। पाँचवां, प्रत्येक समाज के लिए सदस्यों का एक दूसरे के संपर्क में आना और इस प्रकार के संपर्क के लिए कुछ प्रेरणाओं का होना आवश्यक है, यानी जो समाज के सदस्य हैं उनका एक दूसरे के संपर्क में आना और इस संपर्क में आने के लिए कुछ प्रेरणाओं का होना आवश्यक होता है। अपने अपने विभिन्न कार्यों को लेकर सदस्यों में अंतःक्रिया होती है, उनमें पारस्परिक सहिष्णुता तथा किसी न किसी मात्रा में सहयोग का पाया जाना आवश्यक है। प्रत्येक समाज अपने अपने सदस्यों तथा गैर सदस्यों में अनिवार्य रूप से भेद करता है। अपने सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। इस प्रकार अंतःक्रिया, सहानुभूति तथा सहयोग से हम की भावना समूह में सुदृढ़ता उत्पन्न करती है। छठवां, प्रत्येक समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था का निरंतरता को बनाए रखना भी आवश्यक होता है, यानी जो प्रत्येक समाज है उनमें सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखना जो है आवश्यक होता है। प्रत्येक समाज का एक सामाजिक संगठन होता है, उसमें सुरक्षा तथा शांति पाई जाती है तथा श्रम विभाजन होता है। इस संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में वह समाज और उसकी विकास की परंपरा नष्ट हो जाएगी। समाज तथा एक समाज में अंतर, यानी समाज क्या है और एक समाज क्या है, इसमें हम अंतर को देखते हैं। समाज में और एक समाज में, समाज में और एक समाज में भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है, यानी जो समाज शास्त्र है उसमें समाज और एक समाज का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। एक समाज का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार हों। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज आदि। कहीं कहीं एक समाज शब्द का प्रयोग समिति के लिए भी किया जाता है, जैसे अग्रवाल समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि। एक समाज शब्द से सामान्य जीवन विधि या संस्कृति का बोध होता है, जो लोगों या व्यक्तियों के एक समूह के रूप में कार्य करता है। एक समाज के अंतर्गत यही लोग आते हैं। वे सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, जो अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों की संस्कृति से भिन्न होती है। एक समाज के सदस्य में समानता या सजातीयता की चेतना पाई जाती है। कुछ लोगों ने एक समाज को समुदाय का ही परिवर्तित रूप माना है। एक समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए र्यूटर ने लिखा है कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि जो रीडर हैं वो कह रहे हैं कि जो एक समाज है वो समाज से बिल्कुल भिन्न है, एक संगठन है। एक समाज जो है एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपने सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो एक समाज है इसकी सहायता से लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। मेजर के अनुसार एक समाज मनुष्यों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्यों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हों। मोरिस गिन्सबर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह संग्रह या समूह है जो किन्हीं संबंधों या व्यवहार
के तरीकों द्वारा संगठित किया जाता है। यानी जो मोरिस हैं वो कह रहे हैं कि एक समाज व्यक्ति का वो संग्रह या समूह है, या व्यक्तियों का वो संग्रह या समूह है जो किन्हीं संबंधों या व्यवहारों के तरीकों द्वारा संगठित किए जाते हैं, जो उन्हें एक दूसरे से पृथक करते हैं, जो उन संबंधों में बंधे हुए नहीं हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न हैं। ग्रीन के अनुसार एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति 7 सदस्य नहीं होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि से बना होता है। स्टीवर्ट एवं गिलिन के अनुसार एक समाज सबसे बड़ा अर्थपूर्ण समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है और जो लगभग राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के समान होता है। यानी जो स्टीवर्ट और गिलिन है वो कह रहे हैं कि एक समाज सबसे बड़ा अर्थपूर्ण समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है। यानी एक समाज का जो व्यक्ति होता है वो सदस्य होता है और जो राष्ट्र और राष्ट्र राज्य के समान होता है। एक समाज की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक समाज में निम्न बातें पाई जाती हैं। पहला, यह व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा, इसके सदस्य समान क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। तीसरा, यह सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि, संस्कृति की दृष्टि से अन्य से भिन्न होते हैं। एक समाज के अंतर्गत आने वाले समूह से अवधारणा है कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज सामान्य जीवन में चेतन रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। समाज और एक समाज में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। यानी जो समाज है वो सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था होती है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह होता है। जो एक समाज होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है। सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण इनमें निर्मित व्यवस्था अर्थात समाज भी अमूर्त होता है। यानी जो सामाजिक संबंध है वो अमूर्त होते हैं, जिसकी वजह से समाज भी जो है अमूर्त है। एक समाज जो है वो मूर्त होता है क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है और जिसे देखा जा सकता है। एक समाज जो है वो मूर्त है क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है और इसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तीसरा, एक समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत सरल व्यवस्था है। यानी जो समाज है वो जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज इससे थोड़ा सरल संगठन है। चौथा है, समाज का अपना कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, जबकि एक समाज का साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। यानी जो एक समाज है उसका भौगोलिक क्षेत्र होता है जो निश्चित स्थिति में होता है या जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है, जबकि समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। पांचवा, समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है। यानी जो समाज है उसमें व्यक्तियों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि एक समाज में सीमित होता है। छठवां है, समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। यानी जो समाज है इसमें व्यक्ति के जो मनोव्यवहार हैं या जो मनोवृत्तियां हैं इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में ऐसा नहीं होता है। सातवां, एक समाज का आकार काफ़ी छोटा होता है, जबकि समाज का आकार काफ़ी व्यापक होता है। यानी जो एक समाज है वो काफ़ी छोटा होता है, जबकि समाज जो है काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे शेयर करके ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे चैनल सिमरन स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।